नमस्कार दोस्तों। आज के डे 30 में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 9 जनवरी 2021 और हम आज का डे 30 जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने जा रहे हैं। कल आप लोगों का टेस्ट है। आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। आईएएस प्रेप एकेडमी के ऐप पर आपका ये टेस्ट होगा। उस पर आप लॉग इन कर लेंगे। सेल्फ रजिस्ट्रेशन है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके आप लॉग इन कर लेंगे और वहीं पर टेस्ट देंगे। रैंकिंग इसकी मंडे को जारी की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है? बहुत बेसिक सा प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, ये चार भाषाएं आपके सामने दी हैं और आपको इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी भाषा है जो शामिल नहीं है। एक बार मैं डिटेल से पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा इसमें शामिल नहीं है। चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है। ये जब से संयुक्त राष्ट्र का उदय हुआ तब से प्रचलित है। और छठी भाषा के रूप में अरबी भाषा को इसमें शामिल किया गया, लेकिन इसमें पुर्तगीज जो है, पुर्तगाली भाषा इसमें शामिल नहीं है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन करता है? महासभा, न्यास परिषद, सचिवालय या इनमें से कोई नहीं? ये करता है महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी निभाती है। संयुक्त राष्ट्र के खर्च का वहन सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। जो भी इसके मेंबर होते हैं, वे मेंबर जो कंट्रीज हैं, वो इसके खर्च का वहन करते हैं। और राशि का जो निर्धारण है वो महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। हर वर्ष नहीं किया जाता है। अगर ये आपसे कहा जाए कि हर वर्ष किया जाता है तो ये गलत हो जाएगा। हर दूसरे वर्ष किया जाता है और बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। उसकी एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति है, द एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन उसको कहते हैं। उसके द्वारा समीक्षा की जाती है और समीक्षा करने के बाद में उसको प्रस्तुत किया जाता है और फिर पास किया जाता है। तो ये महासभा के द्वारा किया जाता है, उसी की जिम्मेदारी है। अगला जो प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है। चीन का विश्व के पटल पर उदय वहां साम्यवादी क्रांति के बाद 1969 में हुआ। और दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने चीन की सदस्यता के प्रश्न ने यह स्पष्ट कर दिया कि सदस्यता का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है। जब चीन सदस्य बना था तब की ये बात हो रही है। दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन चीन का जो विश्व के पटल पर उदय हुआ था वो 1969 नहीं, 1949 में हुआ था। 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद वहां पर जो चीन में क्रांति हुई, उसके बाद विश्व पटल पर इसका एक उदय हुआ। एक अपने जिस रूप में आज आप चीन को देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। तब से इसका एक डेवलपिंग नेचर जो था, साम्यवादी इसकी चीजें थी, वो स्टार्ट हुई और तब से ये उभरता हुआ चला गया। लंबे समय तक अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की और राष्ट्रवादी चीन जो था उसको चीन की वैध सरकार वो मानता रहा। मतलब साम्यवादी जो इसकी गतिविधियां थी उसको शुरू में उसने नहीं स्वीकार की थी, ये बात कही जा रही है। 1970 से चीन अमेरिकी संबंधों में सुधार होने लगा तो चीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का द्वार खोला और 26 अक्टूबर 1969 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित करके जनवादी चीन को संघ का सदस्य बना दिया। और यहां से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में एक राजनीतिक मसला होता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसमें जो 1969 दिया हुआ है ये गलत है। 1949 अगर यहाँ पर दिया होता तो ये सही होता। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर किसी सदस्य देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है? कौन सिफारिश करे तो ऐसा हो सकता है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सुरक्षा परिषद, महासभा की सिफारिश या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सुरक्षा परिषद अगर सिफारिश करती है तो किसी सदस्य देश को महासभा द्वारा निलंबित किया जा सकता है। चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख वैसे नहीं दिया गया। अगर आपसे कहा जाए कि संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि कैसे सदस्यता समाप्त की जाएगी, तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चार्टर की धारा 5 एवं 6 के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा
उसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है, बस इतना कहा गया है। तो ये सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ऐसा हो सकता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 197वां सदस्य है। 197 सदस्य अगर हैं तो 197वां सदस्य जो बना है वो साउथ सूडान है। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। दोनों स्टेटमेंट आप देखिए, पहला स्टेटमेंट तो इसमें गलत है क्योंकि 197वां नहीं 193वां सदस्य है। इसमें कितने सदस्य हैं अपडेट करके बताइएगा। वैसे 193 मेरे पास अपडेटेड यही इंफॉर्मेशन है। 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान नाम से इस देश को निर्मित किया गया और इसकी राजधानी जूबा है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दक्षिण सूडान के पूर्व में इथोपिया, दक्षिण में केनिया, युगांडा, कांगो गणराज्य और पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य है ना। अलग देश का दर्जा मिलने के बाद दक्षिण सूडान का नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान रखा गया। तो इस तरीके से आप यह ध्यान रखिएगा कि ये इसका 193वां सदस्य है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, और तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, पहला गलत है। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश आवश्यक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार या वीटो प्राप्त है। निषेधाधिकार, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि किसी भी देश को अगर संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश आवश्यक है। 15 में से जो उसके 15 सदस्य हैं, 5 उसमें अस्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं, तो 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। महासभा अपने 2/3 बहुमत से उस देश के पक्ष में अगर निर्णय लेती है तभी ये होता है। और इस संबंध में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति प्राप्त है। तो इस तरीके से ये पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अध्याय में सदस्यता संबंधी उल्लेख है? किस अध्याय में ये उल्लेख किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 के अनुच्छेद 3, 4, 5, 6 में सदस्यता संबंधी उल्लेख किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। एक तो है प्रारंभिक सदस्य और दूसरा है, इसमें जो प्रारंभिक सदस्यता है वो 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर जिन देशों ने किया था, या सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर जो हस्ताक्षर जिन्होंने किया था और उसकी पुष्टि की थी, वो सदस्य हैं। इस प्रकार की इसमें 51 सदस्य देश हैं। और दूसरे प्रकार की सदस्यता है, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हो, चार्टर में विश्वास रखते हो, चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हो। तो 51 देश वो हैं और 193 टोटल है। 193 में से 51 अगर आप निकाल देंगे तो बाकी जो बचे देश हैं 142, वो इस तरीके के सदस्य हैं जो इसमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्याय 2 में ये उल्लिखित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। पहला स्टेटमेंट। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य उसके घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं इनमें से पहला तो सही है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है अनुच्छेद 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, समान अधिकार और लोगों को आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर लोगों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय गतिविधियां जो हैं, मानवीय समस्याएं जो हैं, उनके समाधान के लिए सहयोग करना और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करके देशों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र के इन उद्देश्यों से जुड़े हुए 2 और लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। एक है निरस्त्रीकरण और एक है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो ये दोनों चीजें भी इसमें शामिल करनी चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसके घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 में, तो घोषणा पत्र का जो अनुच्छेद 1 है उसमें इस प्रकार ये दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन सही है, वहां गलत उत्तर दिया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में जैतून की 2 शाखाएं क्रांति की प्रतीक है। जैतून की 2 शाखाएं इसमें दी गई हैं जो कि क्रांति का प्रतीक है। तो जैतून की शाखाएं क्या क्रांति का प्रतीक है? अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप इसको सही टिक करिए, गलत लग रहा है तो गलत टिक करिए। दूसरा है कि इस ध्वज को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 अक्टूबर 1947 को स्वीकृत किया गया था। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट ये सही है? चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि जो जैतून की 2 पत्तियां हैं वो नीली पृष्ठभूमि में इनको दिखाया गया है और जिसे ये मतलब
संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है, अभी मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, एक नीली पृष्ठभूमि में दिया गया संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है और प्रतीक चिन्ह का एक वैश्विक मानचित्र है जिसे ध्वज में सफेद रंग से दिखाया गया है। और जो जैतून की जो शाखाएं हैं, ये शांति का प्रतीक है, ना कि क्रांति का प्रतीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इस तरीके से बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैतून की जो ये दो पत्तियां दिखाई गई हैं सफेद कलर की हैं, ये शांति का प्रतीक है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, शांति का प्रतीक है, ना कि क्रांति का प्रतीक है। तो इसका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। और बाकी सूडान की लोकेशन भी आप लोगों को देख लेनी चाहिए, जो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो सूडान की लोकेशन आप देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में परिवर्तन उसके किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में परिवर्तन के लिए बनाया गया है, उसमें उसके बारे में प्रावधान किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 109 है। संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के समर्थन पर ही ये ऐसा हो सकता है परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 109। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अथवा चार्टर एक संविधान है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको चेक करने हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट तो इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये एक जो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है, इस पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को यह अस्तित्व में आया था। तो 24 अक्टूबर 1945 भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र या चार्टर जो है एक संविधान है और उसमें जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हैं और उसके जो सिद्धांत हैं उनका वर्णन किया गया है। और यह एक संधि भी आप कह सकते हैं, समझौता भी है। और इसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है, ये भी बात उतनी ही सही है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी बताया ना, 24 अक्टूबर 1945 को इसको अपनाया गया था। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए इसको 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 24 अक्टूबर 1945 तक ये लागू हो गया था, इसी कारण से मनाया जाता है। और 1946 में इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में बनाया गया था। तो 45 और 46 में दोनों घटनाएं हुई थी और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में एक नया अधिकार पत्र चार्टर स्वीकार किया गया। और दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 24 जून 1944 को हस्ताक्षर किए गए। अब यहाँ पर ये डेट आपको देखनी है कि ये सही है कि नहीं। एक तो डेट और दूसरा सन। तो दूसरा तो गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 1945 में हस्ताक्षर किए गए थे और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा किए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यह अधिकार पत्र स्वीकार किया गया था, है ना। इसको इसी को चार्टर कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था तो भारत का प्रतिनिधित्व ए रामास्वामी मुदलियार ने किया था। और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया था। डेट आपको पता ही है ना। डेट क्या थी? 24 जून 1945, सॉरी 26 जून 1945। ये डेट याद रखिएगा, 26 जून 1945। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्री ए रामास्वामी मुदलियार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में भारत ने भाग नहीं लिया था। तो जून में जो सम्मेलन हुआ था इसमें भारत ने भाग लिया था, क्योंकि मुदलियार वहीं गए थे। और 1 जून 1945 को ये संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था। इसमें सदस्यों की संख्या उस समय 50 हो चुकी थी। भारत भी इसमें मूल सदस्यों में गिना जाता है, इसने पार्टिसिपेट किया था। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिए गए? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, वाशिंगटन सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। और ये सही है, याल्टा सम्मेलन। हर सम्मेलन आप ऐसा ना कहिए कि सैन फ्रांसिस्को ही सबका उत्तर मार्क लगा दीजिए। तो याल्टा सम्मेलन
डम्बार्टस आक्स प्रस्तावों में महासभा एवं सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर सहमति की गई, लेकिन सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के संबंध में सोवियत संघ एवं पश्चिमी शक्तियों के मध्य में ये मतभेद हो गए थे। तो जो ये मतभेद थे, तो सोवियत संघ के क्रीमिया प्रदेश में याल्टा पड़ता है, तो याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, तो इनका नाम याद रखिएगा, रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय और सोवियत के राष्ट्रपति थे उस समय स्टालिन और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उसमें चर्चिल। इन्होंने एक शिखर सम्मेलन किया और सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए। तो जब भी मतदान प्रणाली पर बात की जाए कि कहां पर लिए गए थे निर्णय, तो ये याल्टा सम्मेलन में लिए गए थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन वाशिंगटन के डम्बार्टन आक्स भवन में आयोजित किया गया। और दूसरा है, इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के संबंध में भी निर्णय लिया गया था कि इसके जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो क्या रहेंगे, जो इसके पार्ट्स हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। 21 अगस्त 1944 की बात है, वाशिंगटन में पड़ता है डम्बार्टन आक्स भवन, वहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उसका कार्य आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक भी बढ़ाया जाए, ये निर्णय उसमें लिया गया था। और इसी में जो प्रमुख अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग में है, इसका कहाँ है, द हेग में, तो इन सब का क्या किया गया था, उसी सम्मेलन में उसी इसके संबंध में निर्णय लिया गया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में प्रमुख भूमिका और अन्य मतलब अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी, मतलब एक समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी, है ना। और रूजवेल्ट ने इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता और उसके दर्शन की धुंधली रूपरेखा प्रस्तुत की थी। रूजवेल्ट ने इस बात पर बल दिया था कि भावी विश्व संगठन का आधार महाशक्तियों का पूर्ण मतैक्य होना चाहिए, नहीं तो ऐसे आपस में लड़ेंगे और एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था, वहीं पर यह निर्णय हुआ था और उसमें ये बात हुई थी कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर एक साथ मिलकर एकजुट होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र कहा गया या यूनाइटेड नेशन कहा गया और इसका जो नाम था वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ही प्रदान किया गया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात हो रही है, तो ये भी सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। संयुक्त राष्ट्र एक वो अन्य थे जिन्होंने भी भूमिका निभाई, वुडरो विल्सन ने भी भूमिका निभाई। पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में जो एक अंतर शासकीय संगठन था, तो 28 सितंबर 1934 से 23 फरवरी 1935 तक अपने सबसे बड़े प्रसार के समय इसके सदस्यों की संख्या उस समय 58 हुआ करती थी। 58 तक इसका प्रसार हुआ था, मतलब सदस्य संख्या के रूप में। और इसके प्रतिज्ञा पत्र में जैसा कहा गया था कि प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना और निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता के द्वारा समाधान करना, ये सब लक्ष्य रखे गए थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात की जाए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वुडरो विल्सन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने किया था। वैसे पहले ये बना था तो लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो उतना सफल नहीं रहा था। तो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, मतलब ये बनाने के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो उसके बाद में इसका पुनर्गठन किया गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उसके बाद आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठन हुआ और राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का गठन पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ।
दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिए हुए हैं उसमें से पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में राष्ट्रसंघ का के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना चाहिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद में ये राष्ट्र संघ बना था, और जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय जो लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, उनको रोकना और राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह को दिखाना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो ये याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, और राष्ट्र संघ पहले लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था। पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में एक अंतर सरकारी संगठन जो बनाया गया था, तो वो था कौन सा? राष्ट्र संघ। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम करंट अफेयर के प्रश्नों को। करंट अफेयर का आज का पहला प्रश्न है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बसव कल्याण में न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखी है। और दूसरा है कि इसका निर्माण वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया गया है। चलिए इसको देखते हैं। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बसव कल्याण में न्यू अनुभव मंडप, याद रखिएगा कहां पर? कर्नाटक में, और कर्नाटक के सीएम ने इसकी आधारशिला रखी है। इंपॉर्टेंट है। और ये वह स्थान है जहां पर 12वीं शताब्दी के कवि दार्शनिक बसवेश्वरा ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। तो बसवेश्वरा ने यहाँ पर जीवन बिताया था अपना। तो बसव कल्याण में न्यू अनुभव मंडप की स्थापना की जा रही है, और इसका जो निर्माण है ये कल्याण चालुक शैली में किया जाएगा। इसके शीर्ष पर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। और कल्याण चालुक शासकों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह ही मंदिरों का निर्माण करवाया और नृत्य तथा संगीत कलाओं का संरक्षण भी किया था। तो कल्याण चालुक शासकों के बारे में बात हो रही है। और इस परियोजना में अत्यधिक रोबोट प्रणाली, ओपन एयर थिएटर, आधुनिक जल संरक्षण प्रणाली, पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, प्रार्थना हॉल और योग केंद्र आदि की भी परिकल्पना की गई है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो प्रश्न है, अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? शतरंज संघ, AICF जो है अखिल भारतीय शतरंज संघ, तो उसका अध्यक्ष चुना गया है संजय कपूर को। ठीक है। और ये एक जो भारत में शतरंज खेल होते हैं उसके लिए एक अखिल भारतीय शतरंज संघ है, और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। और ये अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ से संबद्ध है। जो हमारे स्टेट नेशनल लेवल का है वो इंटरनेशनल लेवल वाले से संबद्ध है। ऐसे जो स्टेट लेवल का होता है वो नेशनल लेवल वाले से संबद्ध होता है। शतरंज के खेल को बढ़ावा देने, एक डायरेक्शन देने के लिए यह है। प्रत्येक वर्ष अगर शतरंज दिवस आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बने हैं संजय कपूर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कामधेन आयोग ने कामधेन को विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा की घोषणा की है। यानी कामधेन आयोग जो है उसने ये परीक्षा के आयोजन की घोषणा की है। इस परीक्षा का उद्देश्य युवा छात्रों और सभी नागरिकों के मध्य देसी गायों के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाना है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है। गाय विज्ञान के बारे में कामधेन आयोग ये जानकारी उपलब्ध कराएगा। 4 श्रेणियों, प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज और सामान्य सार्वजनिक स्तर पर परीक्षा ये आयोजित की जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में ये आयोजन किया जाएगा, और परीक्षा का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो जो कामधेन आयोग है वैसी परीक्षा करा रहा है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक समझौते के तहत अपनी किस्त अदा करने में विफल रहा? ये देश रहा है ब्राजील। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसने अभी अपनी पूंजी की किस्त अदा करने में असफलता प्राप्त की है, यानी कि असफलता जाहिर की है। और 2015 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ये बैंक शुरू किया गया था। ब्राजील ने 7 किस्तों में बैंक को पूंजी देने में योगदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी कि 7 किस्तों में हम देंगे, और तभी से ये किस्त चल रही थी। और अब ब्राजील ने $350 मिलियन की कुल 2 बकाया किस्त जो इसके अभी पड़ी हुई है उसको डिफॉल्ट कर दिया, कहा कि अब हम नहीं दे पाएंगे। तो योगदान करना था, अब वो नहीं कर पाएगा, तो ये ब्राजील हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु के विज्ञापन को अवैध करार दिया है, कि ईश्वर का नाम उपयोग आप नहीं कर सकते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, किसी भी विज्ञापन में। कौन सा कोर्ट है? तो ये है बॉम्बे हाई कोर्ट, है ना।
किसी भी वस्तु में अलौकिक गुण होने का दावा करने वाला जो भी विज्ञापन होता है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, नाम है अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना, इसका निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ये 4 राज्य आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है केरल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको अभी मंजूर किया है, अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना को, और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड से फंड का उपयोग के लिए इसको मंजूरी भी प्रदान की गई है। इसका जो रखरखाव का कार्य है, स्टेशन का विकास का कार्य है, ये सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जाएगा। खर्चों में कटौती के बाद केरल और रेलवे के बीच में आय साझा की जाएगी, जितना खर्चा होगा उसको निकाल कर फिर जो बचेगा उसमें केरल और सरकार और रेलवे इसको लेगी। अगला जो प्रश्न है, भारत में गंभीर रूप से वन्यजीवों की कितनी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम चल रहा है? कितनी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए चल रहा है, संख्या पूछी जा रही है और इस प्रश्न का सही उत्तर है 22। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अस्थायी समिति ने हाल ही में देश में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए सलाहकार को मंजूरी दी है और इस समिति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं उनकी सूची में राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में जो पाई जाने वाली जातियां हैं, जंगली बिल्ली है, कराकल है, इनको शामिल करने को भी मंजूरी प्रदान की है और वर्तमान में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के 22 वन्य प्रजातियों को इसमें शामिल किया है। कल आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट जरूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, मैं इसके बारे में व्यवस्था कर रहा हूँ जल्दी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ओम पांडे नाम से जो टेलीग्राम बना है उस टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आईएएस पर एकेडमी का भी टेलीग्राम है, तो ओम पांडे के नाम से टेलीग्राम है, ओम पांडे जीएस करके आप उसमें सर्च करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और आप लोग किसी भी जीएस कोर्स या किसी भी परीक्षा से संबंधित कोर्स की जानकारी के लिए नीचे बॉक्स में नंबर दिया है 6307281212, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जल्दी हमारा यूपी पीसीएस और आरओ की जो नई वैकेंसी आने वाली है इसके लिए कार्यक्रम अनाउंस होने वाला है। बहुत विधिवत तौर पर हमारा रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा या मेंस परीक्षा में जो भी रहता है, मेंस प्रारंभिक परीक्षा में तो हमारे पास लगभग मान के चलिए 80-90% लोगों का रिजल्ट रहता है। मेंस परीक्षा का भी रिजल्ट आने वाला है, वो आपके सामने होगा। तो इस तरीके से आप उसको ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को एक अच्छा आकार दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया लासी रिपोर्ट लॉन्च की है? तो ये रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ऐसा कर रहा है? और ऐसा किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक कारकों और भारत में बढ़ती आबादी के परिणामों की वैज्ञानिक जांच का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। कौन सा? लासी, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। और इस रिपोर्ट का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो विकासशील कार्यक्रम है उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, बुनियादी ढांचे बनाए जाते हैं, उसके रूप में किया जाएगा। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लासी नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया है। अगला जो प्रश्न है, आपसे मैं बार बार कहता हूं कि इस पोस्ट को थोड़ा सा आप शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये नया चैनल है, आपकी सहयोग की जरूरत है, इसको शेयर मस्ट करिए। आज का मैं लक्ष्य रखता हूं कि जितने लोग देखेंगे, कम से कम 200-250 लोग इसको देख रहे हैं, तो उतने लोग तो इसको लाइक करेंगे और इतना कम से कम शेयरिंग भी होगी। और आप लोग ऐसा अगर कर देते हैं तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकी भूमि का सबसे पश्चिमी विस्तार है, क्या ये सही है? सबसे पश्चिमी। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया देशों के क्षेत्र शामिल हैं। बताइए क्या ये सही है? इस प्रश्न को हम उत्तर देखते हैं। पहला जो इसमें है वो गलत है, क्योंकि आपको पता होगा ये पश्चिम में नहीं, ये पूरब में है। इसको मैप में हम देख लेते हैं। पहले देखिए, ये अफ्रीका का मानचित्र जब आप देखेंगे तो इसका जो पूर्वी हिस्सा अफ्रीका का है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया, ये इसके कंट्री है। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये डिजिबूती लिखा रहता है, नहीं जिबूती पढ़ते हैं, तो ये इसके कंट्री है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अभी जल विद्युत, एक इसमें रेनेसा डैम जल विद्युत परियोजना पर लंबे समय से एक विवाद चल रहा था, है ना, जटिल विवाद था, उसको हल करने के लिए फिर से बातचीत शुरू करने पर इन देशों ने अभी क्या किया है, सहमति व्यक्त की है। और इथियोपिया, सूडान और मिस्र ने ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये ग्रैंड रेनेसा डैम था, उस पर ये सहमति व्यक्त की है, विवाद जो चल रहा था।
और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकी भूमि का सबसे पूर्वी विस्तार है, वहां पर दिया था पश्चिमी विस्तार है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं, जो ये है ये पूरब में है, देखिए ये पूरब में है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। और इनका जो मतलब एक जो सांस्कृतिक जो कल्चर है, इनका सांस्कृतिक विशेषताएं वो मिलती हैं। ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण इथोपिया द्वारा नील नदी पर किया जा रहा है, तो नील नदी भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ये पूर्वी विस्तार है, पश्चिमी नहीं है। और अंतिम प्रश्न है आज का, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, क्या ये सही है? और दूसरा है, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन। 450 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है, गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और इसके द्वारा 21 लाख नए पाइप्ड प्राकृतिक गैस प्रदान किए जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और शेयर तो जरूर करें। रोज 8 बजे ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है शाम को, अगर ये टाइम आपके लिए सुटेबल नहीं है तो वो भी बताइए। कल टेस्ट भी शाम को 8 बजे आपका होगा, और ईमानदारी के साथ टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आईएएस प्रेप एकेडमी के माध्यम से आप वो टेस्ट दे सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में है, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ। वैसे भी आप सर्च करेंगे आईएएस प्रेप एकेडमी तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और डेली 30 वीकली टेस्ट के नाम से 9 जो जनवरी है, 9 जनवरी वाला टेस्ट आप 9 नहीं 10 जनवरी का टेस्ट, कल 10 जनवरी होगी, वो टेस्ट आप दीजिएगा। ओके, गुड बाय।